बीजेपी की 8 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस का 8 राज्यों में राज। अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 5 राज्यों का एग्जिट पोल। पांच राज्यों में खत्म हो गया मतदान, अब है नतीजों का इंतजार। क्या बीजेपी उत्तर पूर्व में पहली सरकार बना पाएगी? क्योंकि इन 5 चुनावी राज्यों में कहीं भी बीजेपी सरकार नहीं है। क्या कांग्रेस असम और केरल का किला बचा पाएगी? क्योंकि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस हारी तो सिर्फ 6 राज्यों में सरकार बचेगी। क्या पश्चिम बंगाल में दीदी का जादू चलेगा? क्या तमिलनाडु में जयललिता जीत दोहराकर रिकॉर्ड बना पाएंगी? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे 19 मई को। लेकिन उससे पहले चुनाव के ठीक बाद एबीपी न्यूज ने पूछा है वोटरों का फैसला। इन 5 राज्यों ने किसे दिया वोट? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नतीजों से पहले एबीपी न्यूज नीलसन ने किया है चुनाव के बाद सर्वेक्षण। ये पोल चुनाव में वोटिंग के अगले दिन किया गया। पश्चिम बंगाल के 294 में 147 सीटों पर सर्वे किया गया। पश्चिम बंगाल के सर्वेक्षण में 34,526 वोटर शामिल हुए। 6 चरणों में हर चरण के चुनाव के बाद वोटरों से बात की गई। असम में 126 में 63 सीटों पर हुआ सर्वे। असम के 14,271 वोटरों की राय ली गई। दोनों चरणों में चुनाव के बाद वोटरों की राय ली गई। नीलसन का यह पोल अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन एंड मार्केटिंग रिसर्च यानी ईसोमार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया गया है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आगाज हो रहा है 5 राज्यों के एग्जिट पोल। और यह इसलिए अहम है क्योंकि बीजेपी कुछ राज्यों में पहली बार सियासी दस्तक दे रही है और गंभीर दावेदारी भी कर रही है। कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही है और कई क्षेत्रीय क्षत्रप जो हैं वो भी अपना खास मुकाम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज पर यह कवरेज होगी और यह कवरेज इसलिए भी अहम है क्योंकि इत्तेफाकन जब ये नतीजे आ रहे हैं यानी कि 19 तारीख को, तो मोदी सरकार अपने 2 साल भी पूरे कर रही है। बहरहाल बड़ी बातें क्या हैं उसके लिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे मेरी सहयोगी सुमेरा खान का। सुमेरा जी हाँ विशाल, बड़ी बातें बताएंगे हम दर्शकों को इस एग्जिट पोल की यहाँ इस एलईडी वॉल पर। लेकिन क्या अहमियत है इन विधानसभा चुनावों की? जो 5 राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, बीजेपी के लिए इसकी क्या अहमियत है, कांग्रेस के लिए इसकी क्या अहमियत है, वो बताएंगे। लेकिन बड़ी बातें क्या है, बड़ी तस्वीर क्या है इन चुनावों की, आपको बताते हैं। 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं। 19 मई को नतीजे आएंगे। केरल और असम में कांग्रेस की सरकार है। क्या किला बचा पाएगी कांग्रेस? यहाँ पर यह बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तो तमिलनाडु में जयललिता की सरकार है। यहाँ क्या होगा? एग्जिट पोल आपको तस्वीर दिखाएगा जरूर। पुदुचेरी में एनआर कांग्रेस की सरकार है। क्या वहां पर बरकरार रहेगा एनआर कांग्रेस का दबदबा? ये तमाम तस्वीरें हालांकि 19 मई को साफ होंगी, लेकिन आज एग्जिट पोल में आपको तस्वीर जरूर दिख जाएगी। अभी इनमें से कहीं भी बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन बीजेपी को असम में जीत की उम्मीद है। तो क्या खाता खोल पाएगी बीजेपी? कांग्रेस हारी तो 6 राज्यों में सरकार रह जाएगी कांग्रेस पार्टी की, और इनमें से कोई भी बड़ा राज्य नहीं है सिवाय कर्नाटक के। बीजेपी जीती तो 9 राज्यों में इसकी वजह से बीजेपी की सरकार हो जाएगी। कहां कहां है बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें आई है वो भी आपको दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं इसकी भी। देखिए, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, यहां पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा है, यहां पर कांग्रेस पार्टी की सत्ता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार है असम में, टीएमसी की पश्चिम बंगाल में, एआईएडीएमके की तमिलनाडु में, कांग्रेस गठबंधन केरल में और पुदुचेरी में एनआर कांग्रेस। ये सरकारें हैं फिलहाल जो राज्य जहां पर चुनाव हो रहा है उनमें इन पार्टियों की। लेकिन क्या यही पार्टियां बरकरार रहेंगी या यहां पर सत्ता बदल जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा? एग्जिट पोल में तमाम नतीजे सामने आएंगे, लेकिन यह है बड़ी तस्वीर इन विधानसभा चुनावों की। अभिसार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमेरा। तो यहां पर हमारे फ्लोर पे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। इनमें से वो एक्सपर्ट्स भी हैं जिनकी निगाह जो है खास राज्यों पर रहेगी। सबका परिचय मैं करा दूं और जो राज्य विशेष एक्सपर्ट्स हैं उनसे एक त्वरित प्रतिक्रिया भी ले लूंगा कि उनके राज्य में कौन जीतने वाला है। हमारे साथ अभय दुबे वरिष्ठ विश्लेषक हैं, हमारे साथ रशीद किदवई हैं, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार निस्तुला अहबार है। निस्तुला, दक्षिण भारत
कौन जीत रहा है तमिलनाडु में, कौन जीत रहा है केरल में? देखिए, दोनों ही स्टेट्स में बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन है इस बार। केरल में तो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि भाजपा पहली बार इनको कैंडिडेट्स भी मिले हैं, क्योंकि वहाँ तो कैंडिडेट्स के भी परेशानी रहती है उनको। और एक जीत कौन रहा है? अब ये भाजपा पे डिपेंड करेगा वो किसके वोट काटते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा एलडीएफ को है बीजेपी से। केरल की बात कर रहे हैं आप। चलिए, हमारे साथ साथी वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन हैं, शेष नारायण हैं, हमारे साथ राज किशोर हैं, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हैं, हमारे साथ कंचन गुप्ता हैं जो कि पश्चिम बंगाल पर जिनकी कंचन दादा, कौन जीत रहा है पश्चिम बंगाल में? नेक एंड नेक फाइट है, लेकिन ममता बनर्जी शायद निकाल लेगी ये। लेकिन नेक फाइट है, हम बात कह रहे हैं जयंत घोषाल जो पश्चिम बंगाल पर जिनकी निगाह होगी। जयंत दादा, कौन जीत रहा है पश्चिम बंगाल में? मुझे लगता है ममता बनर्जी सरकार बनाएंगे। ठीक है, ममता बनर्जी को एज बता रहे हैं हमारे दोनों पश्चिम बंगाल एक्सपर्ट। हमारे साथ आशीष गुप्ता हैं जो कि असम एक्सपर्ट है। आशीष जी बताइए, कौन जीतने वाला है असम में इस बार? बीजेपी जोट सरकार बनाएगी। बीजेपी जोड़ सरकार बनाएगी। साथ ही हमारे साथ कल्लोल भौमिक हैं जो कि असम एक्सपर्ट हैं। कल्लोल बताइए, कौन जीतने वाला है असम में? टफ फाइट है, नेक टू नेक फाइट है। एज इज विद कांग्रेस। एज इज विद कांग्रेस, यानी कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की मुख्तलिफ राय। हमारे साथ वरिष्ठ विश्लेषक अशोक वांकड़े हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लिज मैथ्यू। लिज, बताइए हमें कि कौन जीतने वाला है तमिलनाडु में और कौन केरल में जीत रहा है? तमिलनाडु में नेक एंड नेक फाइट, सो आई कांट से हु, लेकिन केरल में पहली बार बीजेपी इतना ट्रैक्शन बना दिया है, इसलिए मुझे लग रहा है एलडीएफ हैज एन एज। एलडीएफ का एज है। और साथ ही हमारे साथ आरएसएस एक्सपर्ट प्रोफेसर संगीत रागी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, तमाम एक्सपर्ट से भी हम बात करेंगे। मगर जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, बीजेपी संभवतः राज्य के तमाम चुनाव जो हुए हैं पहली बार गंभीरता से दस्तक दे रही है। असम में भी, उसी तरह से केरल में भी वो अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के लिए क्या मायने इन चुनावों के लिए, सीधे रुख वापस हम करना चाहेंगे सुमेरा का। जी हाँ, बिसार आइए अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि बीजेपी के लिए क्यों अहमियत रखते हैं ये विधानसभा चुनाव और बीजेपी के लिए क्या मुद्दे हैं जिनकी अहमियत होगी इन 5 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव हुए हैं। असम में जीते तो पहली बार उत्तर पूर्व में सरकार बनाएगी बीजेपी, सरकार में हिस्सेदारी होगी बीजेपी की अहम। असम जीते तो देश में 9 राज्यों में बीजेपी की सरकार हो जाएगी। असम में अगर उनकी सरकार बनती है, असम में वो जीत जाते हैं तो इसके साथ 9 राज्यों में सरकार होगी। लेकिन इसका असर देखिए कितना बड़ा है। देश की करीब 33% आबादी में बीजेपी की सरकार होगी। असम में जीते तो 36% आबादी में बीजेपी की सरकार हो जाएगी, क्योंकि 33% में अभी है, एक और राज्य उसमें जुड़ जाता है तो 36% देश की आबादी बीजेपी की सरकार के अंडर में होगी। अभी इन 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और इसमें सबसे अहम असम बीजेपी के लिए, क्योंकि यहां वो सरकार बना सकती है। इन 5 राज्यों में सिर्फ असम से उम्मीद है बीजेपी को, इसलिए भी बहुत उम्मीद है क्योंकि 2015 में बीजेपी दिल्ली और बिहार में हार चुकी है। उसके बाद ये एक बड़ी जीत होगी बीजेपी के लिए, जहां वो पहले नहीं थे सत्ता में, वहां अगर सत्ता में आते हैं। 5 राज्यों में सुधार हुआ तो 2019 के लिए अच्छे संकेत होंगे ये बीजेपी के लिए, अगर उनका वोट प्रतिशत सुधरता है तो। असम में 2011 में सिर्फ 5 सीटें बीजेपी को मिली थी। 2014 में उनका वोट प्रतिशत सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर था अभिसार, इसलिए यहीं से है सबसे ज्यादा उम्मीद बीजेपी को। शुक्रिया आपका सुमेरा। हम सीधे रुक करना चाहेंगे मेरे सहयोगी विजय का। विजय, यह कहना सही होगा कि इस बार के जो चुनाव थे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रत्यक्ष तौर पर चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया गया जो पिछले चुनावों में हुआ था, क्या यह सही होगा? हाँ, बिल्कुल सही। और खासतौर से अगर हम असम की बात करें, जो असम में बीजेपी का सब कुछ दांव पर था, वहाँ भी स्ट्रेटेजिकली प्रधानमंत्री को ज़्यादा सभाएं भी नहीं कराई गई, स्थानीय लोगों से ज़्यादा सभाएं कराई गई, मुख्यमंत्री भी पहले से ही घोषित कर दिया गया। और मैंने एक विजय फैक्टर प्रोग्राम किया था और मुझे तो लगता है साफ तौर पर असम में बीजेपी गठजोड़ बहुत आसानी से सरकार। आप बताइए अरविंद मोहन, क्या ये साख का सवाल है इस बार प्रधानमंत्री मोदी का? नहीं, स्ट्रेटजी के तौर पर प्रधानमंत्री को लड़ाई से बाहर किया गया है कि उनके नाम पे वहाँ वोट या लोकल चेहरे के नाम पे लड़ाई लड़ी जाए, वो एक स्ट्रेटजी है। लेकिन तब भी ये है बहुत साफ कि जो पॉपुलैरिटी लोकसभा में थी और जितने वोट मिले हैं पार्टी को, उसको रिटेन कर ले अगर पार्टी अभी इस चुनाव में भी, और उसी तरह के नतीजे लेके आए उन विधानसभाओं पे लीड भी, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर लोकसभा को रिटेन कर लें तब तो इनकलाब आ गया, तब तो हर जगह कब्जा हो जाएगा। लेकिन लोकसभा रिटेन करना, 2 साल की एंटी इनकम्बेंसी को रिटेन कर पाना इम्पॉसिबल है। और वो जो अभी विजय ने जो बात कही वो दमदार बात है कि भाई मोदी जी की साख बचाने के लिए इनको बिहार और दिल्ली की गलती
नहीं दोहराई असम में भी, जहां की इनकी सरकार बनने की भी उम्मीद है। राजकिशोर, क्या ये कहना सही होगा कि इत्तेफाकन इसी वक्त 2 साल भी पूरे कर रही है मोदी सरकार और ये नतीजे भी आ रहे हैं, इसके क्या मायने होंगे? नहीं, देखिए, वैसे 2 साल का इसको मेरे ख्याल से वो तो नहीं माना जाना चाहिए, रेफरेंडम तो नहीं माना जाना चाहिए उस तरीके से। लेकिन ये जरूर है कि 2 साल बाद जब ये चुनाव आ रहे हैं तो असम और खास तौर से एक ही राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं हैं, और दक्षिण भारत में अगर वो खाता खोल पाते हैं तो उनके लिए इतना ही काफी होगा, इससे बहुत ज्यादा उनके लिए संभावनाएं नहीं है। पूरी कोशिश ये है कि तमिलनाडु में वो अगले 2019 के चुनावों तक किस तरीके से वो अपने आप को वहां पर सेट कर सके अगले चुनाव के लिए, बस इतना ही इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण। तो 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल हम आपको दिखाएंगे, लेकिन क्यों अहमियत रखते हैं ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या अहमियत है कांग्रेस पार्टी के लिए, आइए ये आपको पहले दिखा देते हैं, इस पर बात करेंगे। हारी तो कांग्रेस मुक्त भारत के करीब पहुंच जाएगी, बीजेपी जो नारा देती रही है, हारे तो सिर्फ 6 राज्यों में सरकार बचेगी कांग्रेस पार्टी की, और इन 6 राज्यों में भी कोई बड़ा राज्य नहीं है सिवाय कर्नाटक के। इन 6 राज्यों में देश की सिर्फ 7% आबादी ही रहती है, यानी सिर्फ इतने प्रतिशत लोगों पे ही राज करेगी कांग्रेस। 6 राज्यों में अगर रहती है उनकी सरकार, अभी देश की 12% आबादी में कांग्रेस सरकार है, लेकिन ये घट जाएगी अगर इन चुनावों में कांग्रेस हारती है। तो कांग्रेस हारी तो 2 और राज्यों से सत्ता चली जाएगी जो कांग्रेस पार्टी के पास है, असम और केरल। हारे तो सिर्फ अकेला बड़ा राज्य कर्नाटक ही बचेगा कांग्रेस पार्टी के खाते में। लेकिन अगर जीते तो 2019 के लिए उम्मीद बन जाएगी, आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीद बन जाएगी कांग्रेस पार्टी के लिए, और राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता को लेकर भी उम्मीद बनेगी। अभिसार, शुक्रिया सुमेरा आपका। तो खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। सवाल ये कि अगर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा तो क्या बलि का बकरा यहां पर फिर एक बार दूसरी पंक्ति को बनाया जाएगा, या राहुल गांधी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार रहेंगे? मैं जानता हूं अभी बहुत वक्त है उसके लिए। देखिए अभिसार, जो अभी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए राहुल गांधी का नाम चल रहा है, असम में कांग्रेस चुनाव हारती है और केरल में भी अगर हार जाती है तो मुझे लगता है राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप बताइए, यहाँ पर सवाल ये कि कुछ महीनों पहले तक तो हम उम्मीद कर भी नहीं रहे थे पश्चिम बंगाल जैसे चुनाव में कि टक्कर होगी, मगर अब लेफ्ट और मिलकर वो टक्कर दे रहे हैं ममता बनर्जी को। वह टक्कर तो दे रहे हैं, लेकिन अभी तो जो भी वहाँ से संकेत आ रहे हैं उससे यही लगता है कि ममता बनर्जी ही चुनाव वहाँ पर निकालेंगी। अब सवाल ये कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होगा, इसके आधार पर कांग्रेस अपने पक्ष में कुछ बातें कह सकती है। जहाँ तक राहुल गांधी के भविष्य का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इन चुनावों से राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य जुड़ा हुआ है। उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला तो उत्तर प्रदेश में होगा अगले साल। इन चुनावों से कुछ खास उनके भविष्य का होना, चुनावों से उसका कोई खास लेना देना नहीं है। अशोक वानखेड़े, सवाल यहाँ पर ये, क्या आपको लगता है कि इन चुनावों में किसी तरह की अप्रत्याशित सफलता 2019 के लिए गति देगी कांग्रेस को? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जिन 6 राज्यों में कांग्रेस को खोना ही है, क्योंकि जहाँ इनकम्बेंसी 2 राज्यों में जो है वहाँ इनकम्बेंसी है। और दूसरी बात, राहुल के राजनीतिक इस पे आने पे कांग्रेस रोज डूब ही रही है, कोई ऐसा उठा नहीं। क्योंकि बिहार में यदि कांग्रेस ने कुछ गेन किया तो वो किसी बैसाखियों पे गेन किया, खुद के भरोसे गेन नहीं किया। आसाम में बहुत मुश्किल लगता है, जैसा कि ट्रेंड भी बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत लीडिंग है। इसमें यदि ये पूरा चुनाव में 5 राज्यों के चुनाव है, इसमें देखा जाए तो सारा फोकस बीजेपी पे है। बीजेपी इसमें बीजेपी पे और कांग्रेस भी एक किस्म की बैसाखियों का सहारा ले रही है, वो मुख्य दौड़ में नहीं है असम को, अगर हम भूल जाएं थोड़ी देर के लिए तो। बिल्कुल, यदि आप अभी भी देखें तो अभी आपका डेटा ही आपको बता रहा था कि कांग्रेस मात्र 12% की आबादी पर अभी उसका शासन है, और उससे बीजेपी 3 गुना ज़्यादा यानी 33% है। और यदि आसाम में सरकार यदि बीजेपी की बनती है, और जैसा लग भी रहा है, जो ट्रेंड भी शो कर रहा है, और खासकर एबीपी नीलसन सर्वे का तो बता ही रहा है, बहुत बड़ा अच्छा शुभ संकेत मिल रहे हैं वहाँ से, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का भविष्य जो है वो पहली दफ़ा जो है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर बीजेपी अपनी दस्तक देगी, और सुदूर दक्षिण के अंदर अभी तक बीजेपी कर्नाटका तक पहुंची थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो सोशल कॉम्बिनेशन बना है केरला के अंदर, उसमें लगता है कि बीजेपी डबल डिजिट्स में जा सकती है। मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ आशीष गुप्ता, क्या अपना वजूद बचाने के लिए असम में मसलन कांग्रेस एआईडीएफ के साथ हाथ मिला सकती है, या उसको लेकर जिस तरह के विरोधाभासी संकेत आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? एआईडीएफ मुझे लगता है अभी रिजल्ट निकलने का बाद वो इतना फैक्टर होगा नहीं, क्योंकि असम में जो होगा वो ये जो जोट है, बीजेपी का जो जोट है, ये जोट अपना सरकार बनाने में सक्षम होगा। एआईडीएफ जो ब्लैकमेलिंग का जो पॉलिटिक्स है वो कर नहीं पाएंगे।
कर नहीं पाएगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं। जी अशोक। मैं आसाम का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है बीजेपी से ज़्यादा वहाँ संघ को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि पिछले 20 साल से संघ पूरे नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से जोरों शोरों से लगा हुआ था अपना एक विचारधारा पनपाने में, और ये समय आ गया है अभी कि वो उसको उस लगाए हुए पेड़ को अब काट सकते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से बात करें, पश्चिम बंगाल में क्या गेन करता हुआ दिखाई देता है जयंत कुशवाहा? देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव कौन जीतेगा ये एक सवाल है, लेकिन कांग्रेस के लिए जो हालत वहाँ हुआ था 5 साल में, सीपीएम के लिए भी, तो ये जो अलायंस जो है, जो गुट है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर देम। और कांग्रेस का एक रिवाइवल हुआ एज ऑपोजिशन भी। अगर मान लीजिए नहीं जीते, एज ऑपोजिशन ऑल्सो कांग्रेस विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू कंसोलिडेट। तो ये बड़ी बात है। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अब हम तैयार हैं अपने पहले एग्जिट पोल नतीजे या रुझान, जो भी आप कहना चाहें, उसके साथ। बारी है असम की, जिस पर सबकी निगाह बनी हुई है। सीधे रुख करना चाहेंगे सुमेरा का। जी हाँ, और बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हुए हम आपको असम के नतीजे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले 2011 यानी पिछले विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीर थी असम की, आइए पहले वो देख लेते हैं। असम में 2011 में कांग्रेस पार्टी को 78 सीटें मिली थी। सरकार है कांग्रेस की अभी यहाँ पर। AIUDF यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, उनके खाते में 18 सीटें थी। बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी और अन्य के पास 25 सीटें थी। लेकिन अब क्या कह रहा है एग्जिट पोल, आइए वो आपको दिखाते हैं। नतीजे जिसका बेसब्री से सब इंतजार कर रहे थे, वो आपको दिखाते हैं। 2016 विधानसभा चुनाव के नतीजे। कांग्रेस प्लस, कांग्रेस गठबंधन 33 पर और बीजेपी प्लस देखिए 81 सीटें बीजेपी को मिल रही है। साफ तौर पर सरकार बनाती दिखाई दे रही है बीजेपी। यहां पर बदरुद्दीन अजमल सिर्फ 10 पर, यानी AIUDF किंग मेकर नहीं बन पाएंगे, अन्य के खाते में 2, लेकिन बीजेपी सरकार बना रही है, ये साफ दिख रहा है। 81 सीटें बीजेपी गठबंधन को, बीजेपी के साथ AGP और BPF है, उनका गठबंधन है और 81 सीटें मिल रही हैं। 64 ही चाहिए बहुमत के लिए 126 के विधानसभा सीट में। लेकिन क्या है मायने इसके, राजनीतिक मायने क्या है इसके? उत्तर पूर्व भारत में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। असम में एग्जिट पोल के नतीजे जो तस्वीर दिखा रहे हैं, 2016 में बीजेपी की ये पहली जीत है। बिहार और दिल्ली के बाद जो हार हुई, उसके बाद 2015 में दिल्ली और बिहार में हारे थे। 2016 में ये पहली जीत बीजेपी की, और बहुत अहमियत रखती है जीत, क्योंकि उत्तर पूर्व में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य चला जाएगा। असम में बीजेपी का ये आंकड़ा अगर सामने आता है जो एग्जिट पोल तस्वीर दिखा रहा है। अभिसार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जोरदार दस्तक दी है बीजेपी ने, 81 सीटें और कांग्रेस आधे से भी कम। कांग्रेस के पास देखिए 33 और बीजेपी को 81। तो हमारे 2 एक्सपर्ट्स थे असम के, कल्लोल भौमिक, 81 सीटें बीजेपी, उम्मीद की थी आपने इसकी? अब ये रुझान है, मैं जानता हूं, फिर भी नहीं, मैं ये मेरा उम्मीद का हिसाब से नहीं है, क्योंकि असम में देखना पड़ेगा 30 से 40 सीट ऐसा है जिसमें मार्जिन 1000 से 2000 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी उससे भी नीचे भी हो सकता है मार्जिन। तो वो खास करके वो कुछ सीटें हमें नजर रखना पड़ेगा। आप बताइए आशीष गुप्ता, 81 सीटें आपकी उम्मीद के मुताबिक है या कुछ आप एक करीबी मुकाबला मान रहे हैं? 81 सीट थोड़ा ज़्यादा ही मुझे लग रहा है, क्योंकि सेकेंड डेट में जब वोट हुआ था, वोटिंग्स, उसमें कांग्रेस थोड़ा रिकवरी किया मुस्लिम्स एरियाज में। मुस्लिम वोटर्स AUDF छोड़ के कांग्रेस के पास आया था लास्ट टाइम में, क्योंकि बीजेपी के एक लीडर उसने अनाउंस कर दिया था जो 1951 होगा, मतलब जो बाहर से बांग्लादेश से आए थे या जो भी है। आपका क्या आंकड़ा था बीजेपी के लिए? बीजेपी का 48 to 50, बीजेपी का प्लस नहीं, सिर्फ बीजेपी का 48 और बाकी बोरो का 10 से 12 सीट कंफर्म। तब बाकी लोगों से हम जानना चाहेंगे। विजय, नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी, मैं भी वहाँ गया था तो बीजेपी के नेताओं को भी ये कह रहे थे, जब हमारा पहले जो सर्वे आया था जिसमें 78 सीटें दे रहे थे, तो बीजेपी के नेताओं का कहना था कि 70-72 तक कुछ मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक सराय घाट की अंतिम लड़ाई, आखिरी लड़ाई के रूप में, जैसा बीजेपी ने पूरे कैंपेन को किया, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा एक अनुभवी चुनावी रणनीतिज्ञ को लेकर आए, बोडो पीपल फ्रंट और असम गण परिषद के साथ समझौता किया, और साथ ही साथ पूरा चुनाव असम से, बांग्लादेश से आए अवैध मुसलमान बनाम अस्मिता से जोड़ा। बीजेपी के लिए कितनी अच्छी खबर है कंचन? नहीं, ये अगर भाजपा असम निकाल लेती है और अब 81 सीट आए, 70 आए, 75 आए, वो अलग बात है, लेकिन उनके लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी रहेगी। दिल्ली और बिहार के बाद ये जीत बहुत जरूरी थी पार्टी के लिए, पार्टी के लीडरशिप के लिए, काडर के लिए।
कितनी बड़ी जीत होगी अगर ये वाकई 81 सीटों के साथ अगर जीतती है तो? निश्चित तौर से तो बहुत प्रचंड विजय होगी, लेकिन 81 सीटों के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर आ रही है तो आप ये मान के चले कि बाकी सारे चुनावों की दिल्ली में चर्चा नहीं होने देगी केंद्र सरकार, और सब पे ये पूरी तरीके से हावी हो जाएगी। बाकी राज्यों में उसका प्रदर्शन कैसा होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, वो सारी चीजें नेपथ्य में चली जाएंगी। पूरी तरीके से असम का ही शोर मचेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए हमारे साथ बता दें कि शाजिया इल्मी बीजेपी से और मीम अफजल कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करना चाहेंगे। मीम अफजल साहब, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा। असम में न सिर्फ बीजेपी को जीत मिल रही है बल्कि जबरदस्त जीत मिल रही है, और कांग्रेस तो है आधे से भी कम। देखिए, मेरे लिए वाकई ये चौंकाने वाली बात है। अगर आपका सर्वे सही है तो ये हमारे अनुमान और हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अलग है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमारी सरकार बनेगी, और अभी भी हम यही कहते हैं कि सरकार बनेगी। ये अलहदा बात है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हों। मैं अभी भी ये कहूँगा कि कांग्रेस का अनुमान यह है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर जाएगी। शाजिया 81 सीटें, क्या इसकी उम्मीद है बीजेपी को? जो आपकी इंटरनल डिस्कशन होता है, क्या 81 सीटों की उम्मीदें हैं असम में? देखिए, जहां तक बात है असम की, पूरी तरह से मैं आपको बता दूं कि बीजेपी डिजर्व भी करती है इस तरह की विक्ट्री, और उसकी बिल्कुल साफ तौर से विक्ट्री होगी, जीत होगी। ये उनके जो हमारे सीएम कैंडिडेट है, उनकी आप अगर छवि देखें या जिस तरह से पूरा कैंपेन रहा है या जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, वो पूरी तरह से लोग खुलकर, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई भी कह रहा था कि सिर्फ ढिंढोरा बचेगा असम का। ढिंढोरा जरूर बचेगा और बचना भी चाहिए भाजपा का, लेकिन और राज्यों में भी जहां पे कुछ भी नहीं है भाजपा का, वहां पे भी वोट शेयर में इजाफा होगा। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी खबर भी है, और ये असम के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि एक साथ मिलकर बहुत ही प्लान तरीके से बिल्कुल एक मैनिफेस्टो के साथ, गवर्नेंस के मॉडल के साथ उतर रही है बीजेपी, और जीत आराम से हासिल कर रही है। 2016 में एक तरह से राशिद किदवई, ये पहली बड़ी विजय होगी अगर ये नतीजों में तब्दील होता है बीजेपी के लिए। जी अभिषेक, देखिए, इसको लगता है कि वहाँ भारी तौर पे ध्रुवीकरण हुआ है, और अगर ऐसा ध्रुवीकरण हुआ है तो आईयूडीएफ की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, और हो सकता है कि कांग्रेस जो है वो तीसरे नंबर पे आ जाए। तीसरे नंबर पर देखिए, आसाम में एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। आपके जो नंबर्स हैं मैं उनको डिस्प्यूट नहीं करूंगी, क्योंकि जो सच है वो मई 19 को पता चल जाएगा। बट 35 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी या उसके एलाइज का कोई स्टेक नहीं है। 126 में से 35 सीटें बहुत होती हैं, बहुत बड़ी संख्या है। तो अगर 81 का फिगर आप दिखा रहे हैं बीजेपी प्लस एलाइज, तो इट इज़ अ मैक्सिमम परफॉर्मेंस। एंड जब अपर असम में फर्स्ट फेज में इलेक्शन हुए थे तब बीजेपी तो खुश थी, पर जब लोअर असम में हुआ 8 अप्रैल को, तब थोड़े कंजर्वेटिव हो गए थे, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू डू वेरी वेल, और बहुत भारी संख्या में वहाँ पोलिंग हुई है। बड़ी वजह क्या हो सकती है, अगर एक वजह पूछूं, इस अप्रत्याशित रुझान जीत जो भी हम कहें इसे? देखिए, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस के नेता जो तरुण गोगोई हैं वो खुद 83 साल के हैं। कांग्रेस कोई युवा चेहरा भी वहाँ पे पेश कर पाने में नाकाम रही, क्योंकि उसके लिए तरुण गोगोई को उन्हें हटाना पड़ता। तो ये सब तमाम मुश्किलें कांग्रेस के सामने थीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जो दूसरा हिस्सा था मतदान का, उसके अंदर कांग्रेस की थोड़ी बहुत वापसी हुई है। अब वो वापसी किस हद तक हुई है, कितनी हुई है, एआईयूडी मौलाना अजमल की जो पार्टी है, जिसकी तरफ मैं बहुत दिलचस्पी से देख रहा हूँ, क्योंकि वो देश में मुस्लिम लीग के बाद मुसलमानों का पहला दूसरा संगठन है, उसका क्या हश्र होता है, ये सब हम सब लोगों के लिए दिलचस्पी का विषय होगा। क्योंकि हमारे साथ लगातार मीम अफजल और शाजिया इल्मी बने हुए हैं। मीम अफजल साहब, एक तरह से ये कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ ये पूरी तरह से तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। चेहरे पे मुस्कान है, मगर सीने का गम भी दिखाई दे रहा है मुझे। नहीं, मेरे सीने में कोई गम नहीं है, इसलिए कि ये जो सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी कभी उठाते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, तो मैं इसको सिर्फ एक ख्वाब समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है, और आदमी को राइट होता है वो जो चाहे ख्वाब बुने, लेकिन उसकी ताबीर कैसी निकलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। जी,
मेरा ये मानना है कि इस वक्त मोदी सरकार का जो ग्राफ है वो ऑल ओवर इंडिया गिर रहा है जी। अगर आसाम में कुछ सीटें बढ़ सकती हैं तो वो प्रक्रिया है जो पोलराइजेशन की राजनीति उन्होंने शुरू की है और मुख्तलिफ जगहों से उससे फायदा उठाते हुए उन्होंने जो सीटें हासिल की हैं जी, वो आसाम में भी शायद वो उठा लेंगे। नहीं, मगर फिर वो फायदा फिर बिहार में भी होना चाहिए था। शाजिया इल्मी, मीम अफजल कह रहे हैं कि अगर आपको सफलता मिल रही है तो वो ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते मिल रही है। चाह रही हूं जी, ये वही है बिसार जी, घिसा पिटा पुराना राग है। अगर बीजेपी हमेशा से ध्रुवीकरण की ही राजनीति करती रही है, जैसा हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं और कांग्रेस के सो कॉल्ड सेक्युलर लोग मानते हैं, तो उनका ध्रुवीकरण की पॉलिसी हर जगह चलनी चाहिए थी। 15 साल की इनकम्बेंसी कैसी रही? 15 साल तक क्यों और सरकार रही वहां असम में, और क्यों तमिलनाडु में ये वर्क नहीं करता है और जगह वर्क नहीं करता है? तो इसका हमें और ज्यादा इंटेलिजेंट, थोड़ा जहीन और थोड़ा महीन एनालिसिस करना पड़ेगा, बजाय बार बार वही ध्रुवीकरण। अब आप देखिए वहां की पॉलिटिक्स को भी अगर आप समझेंगे तो ध्रुवीकरण की अगर जब बात हो रही है तो कांग्रेस और AIUDF क्या कर रहे हैं वहां पे जी, और कोई ना कोई तो वजह रही होगी कि 4 पार्टियां मिलकर, जिसमें बीजेपी प्रमुख पार्टी है, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इतनी सालों का एक पूरा जो गढ़ है उसको हिला रहे हैं। और यही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी राज्यों में भी जहां एक तरह से कोई खास वजूद है नहीं, वहां पे भी वोट शेयर बढ़ रहा है। वो वोट शेयर सही बात है, सीट शेयर में नहीं तब्दील होगा। शाजिया, आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? बड़ी बात है। आपने अभी भी कहा कि 33% के बजाय 36%। जी, शाजिया, आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? आपने अभी भी कुछ देर पहले सुमेरा ने कहा था कि 33% से 36। ठीक है, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि सर्बानंद सोनोवाल एक बहुत ही मजबूत स्थानीय चेहरा, वो तर के आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना चेहरा इतना मुखर नहीं था इस बार जमीनी अगर हम कैंपेनिंग की बात करें तो एक बहुत ही स्ट्रांग लोकल कैंडिडेट और प्रधानमंत्री पर पूरी एक तरह से दारोमदार नहीं था इस बार, मानेंगी आप? जी, सर्बानंद सोनोवाल बहुत ही एक बढ़िया चेहरा है, उनको डूअर माना जाता है, बहुत ही सक्षम उनको माना जाता है और ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव रहा कि उनको मंत्रालय से हटाकर केंद्र से उनको मुख्यमंत्री CM कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया गया। और मोदी जी की भी अपनी कैंपेन्स रही हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों को अच्छी तरह से CM कैंडिडेट ने उठाया है, पूरी तरह से समर्थन उनको मिला है और लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। आप जहां जहां आप लोगों से आप बात भी करेंगे तो बहुत से जो पुराने कांग्रेसी भी हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि ये बहुत बढ़िया नाम है CM कैंडिडेट के लिए। और अगर मुकाबला होता है तरुण गोगोई का बनाम सोनोवाल जी से तो वो बहुत आगे दिखते हैं, उनका कद ऊंचा होता जा रहा है लगातार और उनको बहुत ही एक डूअर के तौर पर एक्शन ओरिएंटेड। मीम अफजल, बहुत संक्षिप्त में, इससे पहले कि मैं ब्रेक में जाऊं क्योंकि थोड़े से इंतजार के बाद हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। मीम अफजल, मुझे बताइए, क्या एक युवा चेहरा, अगर हम सर्बानंद सोनोवाल को एक युवा चेहरा तरुण गोगोई की तुलना में माने, तो वो चीज जो है उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ गई? देखिए, इलेक्शन के अंदर सब चीज चलती है और कहीं युवा चेहरे काम करते हैं, कहीं पुराने तजर्बेकार लोग काम करते हैं। तरुण गोगोई जी आसाम के अंदर एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं और उनकी एक अपनी छवि है और उनकी एक रेस्पेक्टेबिलिटी भी है जी। आपको याद होगा पिछले चुनाव में AIUDF के साथ जो कुछ बातचीत चली थी और खत्म हुई थी तो तरुण गोगोई जी ने कहा था कि हम क्लियर कट मेजॉरिटी हासिल करेंगे जी। इसके बावजूद कि उन्हें 18 सीटें मिली, हम लोगों को 78 सीटें मिली, जैसा आपने बताया। तो मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि आपका सर्वे कुछ भी कहता हो जी, मेरा ये मानना, अभी एक हम आपके ही किसी मेहमान ने ये बात कही कि 35 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक है ही नहीं। चलिए, मेरे ख्याल से मीम अफजल साहब मैं आपको रोकूंगा क्योंकि हमें 7 बजे का इंतजार करना होगा पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल के नतीजे। मगर बड़ी बात क्या उभर कर आई है ABP न्यूज के इस असम के एग्जिट पोल में, बीजेपी प्लस जोरदार दस्तक दे रही है 81 सीटों के साथ और कांग्रेस 33 सीटों पर सिमट रही है। यह है असम का एग्जिट पोल आपके सामने कि क्या यह मोदी जी की लहर है या स्थानीय कंसिडरेशंस, स्थानीय जो पहलू थे उसको बीजेपी ने ध्यान में रखा इस बार। अभी सर, बाकी राज्यों से और आसाम का विश्लेषण अलग होगा। नॉर्थ ईस्ट में मैं पहले भी कह चुका हूँ, संघ ने बहुत ज़्यादा काम पिछले 20-25 साल से किया है। अब वो काम जब वो फल लगना शुरू हो गए हैं और
मोदी की सरकार आ गई है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मोदी का फेस नहीं है, लेकिन यदि मोदी का फेस होता तो फिर उनको जैसा बाकी जगह चीफ मिनिस्टर नहीं प्रोजेक्ट किया, या दिल्ली में जो उन्होंने मार खाई, या आसाम में जो बिहार में हुआ, उसका वो सब चेंज करना चाहिए था। लेकिन उनको ये पता था कि इस बार आसाम में उनको चांस है। इसके पीछे सिर्फ बीजेपी नहीं, इस पे इनकम्बेंसी तो है ही, कांग्रेस का अंदरूनी झगड़े हैं, साथ में पोलराइजेशन और आसाम का पूरा जो संघ का पुराना काम। लिज, ये बीजेपी अभी ऐसे आप जैसे आपने देखा, इनकी बीजेपी के लिए खास होगा इसलिए कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में बीजेपी जैसे संघ आप इन्होंने बोला है, जैसे संघ ने बहुत सालों से काम कर रहे हैं, अभी बीजेपी ये सरकार बन रहे हैं तो बीजेपी और आरएसएस के लिए बहुत बड़ा विक्ट्री होगा, इसलिए कि ये नॉर्थ ईस्ट के लिए उनके लिए एंट्री गेट होगा। विजय, संघ में अगर हम वीएचपी की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद ने वहाँ चाय बागानों में बहुत अच्छा काम किया है, ये क्रिश्चियंस का ये रिकन्वर्जन वाला, और वहाँ पे सब जगह उनकी पैठ बनी है। इसका फ़ायदा लोकसभा चुनाव में भी हुआ था और इसका फ़ायदा अभी भी हुआ। हालांकि उनका शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने की मांग अभी तक सरकार बीजेपी ने पूरी नहीं की है। 6 कुछ अन्य जातियाँ हैं, उनके लिए एक नोटिफिकेशन ज़रूर जारी। मैं एक बात जानना चाहता हूँ जयंत घोषाल, क्या ये बात कहना सही होगा कि इस बार पूरा दारोमदार प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत पर नहीं था, जैसे कि पिछले कुछ चुनावों में आ रहा था? इस बार सरवन सोनोवाल का अपना करिश्मा, उनके व्यक्तित्व पर भी खासा जोर था, जैसे कि हमने कैंपेनिंग के दौरान डिस्कवर किया। देखिए, हम सिर्फ एक फैक्टर को नहीं मानता हूं। बिहार के चुनाव के बाद इस बार स्ट्रैटेजी भी, जैसे सिर्फ आरएसएस का विक्ट्री, ये भी मैं कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस बार स्ट्रैटेजी जो हुआ है, देखिए प्राइम मिनिस्टर विकास के बात किए हैं, अमित शाह के जो स्ट्रैटेजी है, आप अमित शाह को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ध्रुवीकरण कहे या ना कहे वो अलग बात है, लेकिन इसमें एंटी इनकम्बेंसी और आरएसएस तो बहुत सालों से वाजपेयी आडवाणी जी के समय से इनफिल्ट्रेशन इशू कर रहा है, तो उस समय क्यों नहीं बना पाया? एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि अन्य चैनल्स क्या कह रहे हैं असम के एग्जिट पोल के बारे में, उसके लिए हम सीधे रुक करना चाहेंगे सुमेरा का। जी हाँ, पहले हम एबीपी न्यूज नीलसन का ही सर्वे आपको एक बार फिर से दिखाते हैं और फिर बाकी चैनल क्या कर रहे हैं असम को लेकर, उनका एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो तस्वीर भी दिखाएंगे। सबसे पहले आप एबीपी न्यूज नीलसन की जो तस्वीर है वो देखिए, और उसमें बीजेपी को बहुमत दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन बड़ी बात क्या कह रही है, देखिए इंडिया टुडे और नीलसन का, एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे तो बहुमत दिखा ही रहा है बीजेपी को, लेकिन इंडिया टुडे का सर्वे भी एग्जिट पोल में असम में बीजेपी की सरकार ही दिखा रहा है। यानी 2 और एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार बना रही है असम में। इंडिया टुडे और टाइम्स नाउ भी असम में बीजेपी की सरकार दिखा रहा है। एबीपी न्यूज के सर्वे में असम में बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन क्या कह रहे हैं आंकड़े वो भी देखिए, बाकी जो चैनल हैं उनके जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे हमने आपको दिखाया, बीजेपी गठबंधन 81, कांग्रेस गठबंधन 33 पर। लेकिन इंडिया टुडे का एग्जिट पोल देखिए क्या तस्वीर दिखा रहा है, लगभग वैसी ही तस्वीर है। 26 से 33 कांग्रेस गठबंधन को, बीजेपी को 93 तक दिखा रहे हैं वो सीटें। टाइम्स नाउ का सर्वे बीजेपी को 53 से 61 सीटें तक दिखा रहा है। तो बीजेपी की सरकार लेकिन सभी जगह पर बनती दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं बहुमत के बहुत करीब या बहुमत तक पहुंच रही है बीजेपी। सरकार बनती साफ तौर पर असम में दिखाई दे रही है सभी एग्जिट पोल के मुताबिक। अबसार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमेरा। तो आपने देखा लगभग तमाम एग्जिट पोल्स जो हैं वो बीजेपी की सरकार बनते दिखाई दे रहे हैं। मीम अफजल हमारे साथ लगातार बने हुए। मीम अफजल साहब, शाजिया भी मेरे साथ हैं। मीम अफजल साहब, बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही कांग्रेस के लिए। अब देखिए, सारे अगर चैनल दिखा रहे हैं तो मैं जाहिर है कि उनको डिनाई नहीं करूंगा। मेरा यही कहना है कि अभी हम यही समझते हैं कि हमने जो अनुमान लगाया है उसमें ना सिर्फ ये कि हमारी सरकार बन रही है, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी होंगे, ऐसी हमारी सोच है। और अगर इसमें कहीं मैं समझता हूं कि अगर कामयाबी मिल जाती है बीजेपी को, इसका अनुमान अगर आप लगा रहे हैं तो हो सकता है कि वो ठीक भी हो जी। तो इसमें बहुत सारी बातों को जरूर देखना पड़ेगा जी। आप लोगों ने कहा कि ये नॉर्थ ईस्ट में उनकी पहली एंट्री होगी, मैं समझता हूं कि उनकी एंट्री नहीं होगी, ये कम्युनल पॉलिटिक्स की एंट्री होगी नॉर्थ ईस्ट में, कम्युनल पॉलिटिक्स की एंट्री होगी। शाजिया, त्वरित प्रतिक्रिया। मुझे ऐसा लगता है ये सांप्रदायिकरण एक तरह से होगा इस इलाके का, ये कम्युनल पॉलिटिक्स की एंट्री होगी। शाजिया, क्या बात कर रहे हैं मीम अफजल साहब, वही मैंने जैसे कि पहले कहा, वही घिसा पिटा राग, मतलब इनको कुछ समझ ही नहीं आता है, अपनी दुर्दशा दिखाई नहीं देती है, सिमटती जा रही है कांग्रेस, सिर्फ 6 राज्यों तक सीमित रह गई है, कुछ वजूद जो है बिल्कुल धुलमुल सा नजर आ रहा है।
लगातार बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि कम्युनल पॉलिटिक्स की एंट्री हो रही है, कि विकास की बात हो रही है, कि करप्शन के इतने चार्जेस रहे हैं, कि इतने सालों का मिसगवर्नेंस रहा है, इतने स्थानीय मुद्दे 12 लीडर हैं जो ये काम कर रहे हैं। फ्यूड रहा है असम के कांग्रेस में, तो मतलब इतना आसान वही जहीन महीन एनालिसिस की जरूरत है। थोड़ी तो जहानत दिखाए, थोड़ी तो बात को गंभीरता से लिया जाए। इतनी आसानी से मोटे चलिए शाजिया मीमफजल, मैं आप लोगों को 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं क्योंकि एबीपी न्यूज पर जो बड़ी खबर है 81 सीटों के साथ एग्जिट पोल में बीजेपी असम में दस्तक दे रही है, मगर पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, इसके अलावा 2 और एग्जिट पोल्स भी असम में बीजेपी की सरकार बता रहे हैं, चाहे इंडिया टुडे हो या टाइम्स नाउ हो, दोनों ने ही असम में बीजेपी की सरकार को बनाया